हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं टॉपिक 7.12 दैट इज़ एंगुलर मोमेंटम इन केस ऑफ रोटेशन अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस। इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, हमने पिछले सेक्शन में 7.11 में एक रिलेशन पढ़ा था। वो था OP1 इज इक्वल टू OC प्लस OP1। ये आपकी बुक में गलत दे रखा है। इस O की जगह है C, यानी कि ये पूरा हो गया CP1। ठीक है, चलो अब हम एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ले रहे हैं। ये टॉपिक आपकी बुक में काफ़ी लंबा है और कन्फ्यूज़न से भरा हुआ है, इसलिए मैं ऐसे बहुत छोटे रूप में बताऊंगा और ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा, समझने के लिए भी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी। तो ध्यान से सुनते रहना। ये हमने पहले ही पढ़ रखा है। वी नो दैट द रेट ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स अबाउट ए पॉइंट इज इक्वल टू टोटल एक्सटर्नल टॉर्क्स ऑन द सिस्टम टेकन अबाउट द सेम पॉइंट। इसका क्या मतलब है कि टोटल एंगुलर मोमेंटम जो L है, अगर अपॉन टाइम है, ये टोटल मोमेंटम के बराबर होता है। या इसे ऐसे लिखते हैं dl/dt इज इक्वल टू ये हमने पढ़ रखा है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि यदि अगर हमारा टोटल एक्सटर्नल टॉर्क अगर ज़ीरो है, इसका मतलब ये है कि टोटल एंगुलर मोमेंटम हमारा कंजर्व्ड रहेगा। ठीक, ओके। यहाँ पर हम पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेशन अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस। चलो, ये फिगर को आपने पहले भी देख रखा है, आपके रेफरेंस के लिए मैंने ये दोबारा बना दिया है। मेरी जो एक्सप्लेनेशन है वो बुक से टोटली अलग है और बहुत छोटे रूप में है, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो हम जो टोटल एंगुलर मोमेंटम L जो है लिखते हैं ऑफ n पार्टिकल्स। एक बॉडी है, जैसे फैन मान लो, सीलिंग फैन, छत का पंखा, वो उसका ये क्रॉस सेक्शन व्यू दे रखा है। उसका जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो जो कि n पार्टिकल से बना है, उसका ये एंगुलर मोमेंटम होता है RI मल्टीप्लाई बाई PI। ये आपका ये वाला डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक, ओरिजिन से और यहाँ तक, और ये ith पार्टिकल है, ये एंगुलर मोमेंटम है। P इज इक्वल टू mv होता है, ये आपको पता है, ये होता है mv के बराबर। और अब हम इस फिगर को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये मान लो इसका हम एक पार्टिकल लेते हैं, पूरा नहीं पढ़ रहे अभी हम। एक पार्टिकल लेते हैं जो कि P पर है और उस पार्टिकल को हम बोल देते हैं L फॉर ए पार्टिकल लेट वो पार्टिकल L है। उसके लिए एंगुलर मोमेंटम कैसे दिया जाएगा, इज इक्वल टू R क्रॉस P। ठीक है, अब इसमें इसके दो कंपोनेंट हैं, एक जो है आपका Z डायरेक्शन में होगा और एक Z के परपेंडिकुलर में होगा। तो इस L को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, LZ प्लस L परपेंडिकुलर, यानी कि एक तो Z की डायरेक्शन में है एंगुलर मोमेंटम, एक है इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, अब इसे ध्यान से देखिए, देखो ज़रा इसे। इसमें मैं इसे कहीं पर मैं कंसीडर नहीं करूँगा, इसे यहीं पे ड्रॉप कर दूँगा। उसका कारण ये है, ध्यान से सुनना, कि फॉर ए सिमेट्रिक रिजिड बॉडी एंड फॉर OCI, O से लेके CI, इफ़ ए पार्टिकल हैज़, वो I का मतलब है ith पार्टिकल, if a particle has velocity v, then opposite side of it at same distance another particle will have minus velocity, that is minus v. That's why this pair will give component
एल परपेंडिकुलर 0, ये दिस इज ट्रू फॉर ऑल सच पेयर्स, दैट्स वाई ये एल कंपोनेंट विल बी इक्वल टू 0, ध्यान रहेगा। तो इस वजह से मैं इसे नहीं ले रहा हूँ, बिकॉज एल परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू 0 फॉर सिमेट्रिक बॉडीज। ठीक है, मैं इसे नहीं ले रहा हूँ। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं सिर्फ इस पे कंसंट्रेट करूँगा, इसकी वजह से आपकी कैलकुलेशन और एक्सप्लेनेशन सब इजी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब एल जेड ये वाला इज पैरेलल टू फिक्स्ड एक्सिस, और वो फिक्स्ड एक्सिस क्या है, वो है जेड, बट एल एंड ओमेगा, यानी कि एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी आर नॉट नेसेसरीली पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एल इज इक्वल टू सी पी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एम वी, सी पी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एम वी कहाँ से आया, ये सी पी तो इंडिकेट कर रहा है इस आर को, और एम वी किसको इंडिकेट कर रहा है, मतलब इस आर का मतलब है यहाँ पर ये वाला आर, और एम वी क्या इंडिकेट कर रहा है, पी को, पी की वैल्यू क्या है, एम वी, वो रख दिया, प्लस ये जो भी हो, ये है ओ सी क्रॉस एम वी, ये जो भी हो इसे हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, इस रीज़न की वजह से, क्योंकि ये हमेशा 0 रहेगा, तो इसे भूल जाइए। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ये तो था सिर्फ एक पार्टिकल के लिए, अगर हम पूरी बॉडी के लिए लें तो वो उसे हम इंडिकेट करेंगे कैपिटल एल से, फॉर फुल बॉडी, फॉर होल रिजिड बॉडी, सिमेट्रिक रिजिड बॉडी, उसके लिए ये एंगुलर मोमेंटम एल है, जिसे हम इंडिकेट करेंगे एल जेड प्लस एल परपेंडिकुलर, इसे हम कंसीडर नहीं करेंगे, इसकी वजह ये है, इसकी वजह ये है, इसकी वजह ये है। ठीक है, तो इसका मतलब इसे छोड़ दीजिए, और ये किसके बराबर होगा, समेशन ऑफ एल आई जेड। एल आई का मतलब क्या है, एक बॉडी में n पार्टिकल्स हैं, ith में अगर एंगुलर मोमेंटम एल है z डायरेक्शन में, तो इसके 1 2 3 4 5 6 अप टू n लिखते चले जाएंगे, तो सबकी जो समेशन होगा वो होगा, ये इज इक्वल टू क्या होता है, ये l किसके बराबर होता है, वो होता है आर आई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पी आई। ये कहाँ से आया है, ये हमारा यहाँ से आया है। अच्छा, ये किसके बराबर होगा, P किसके बराबर होता है, एम वी के, एम वी किसके बराबर होता है, ओमेगा आर के। अब इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, इसीलिए इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर ओमेगा के। यूनिट वेक्टर के क्या दिखा रहा है, ये हमें बता रहा है कि जेड डायरेक्शन में है, इज इक्वल टू, इसकी जगह हम लिख सकते हैं आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओमेगा के, और आई की ये क्या है, ये इज इक्वल टू है एम आई आर आई स्क्वायर के। ठीक है, तो ये आ गया हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इन केस ऑफ रोटेशन अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस, दैट इज यहाँ पर एक्सिस है हमारा जेड, ये हो गया।
अब इसका इफ़ बॉडीज आर नॉट सिमेट्रिक, ये तो था सिर्फ सिमेट्रिक बॉडीज़ के लिए। ये चीज़ जो एप्लीकेबल है अभी तक जो हमने पढ़ी है वो है सिमेट्रिक बॉडीज़ के लिए एप्लीकेबल है। अगर बॉडीज़ सिमेट्रिक नहीं है अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इन दैट केस फॉर नॉन सिमेट्रिक बॉडीज़ उसके लिए ये L विल नॉट बी इक्वल टू LZ। जैसा कि सिमेट्रिक बॉडी में L इज इक्वल टू LZ था, ऐसा नॉन सिमेट्रिक बॉडीज़ के लिए L विल नॉट बी इक्वल टू LZ। दैट्स वाई L डज नॉट लाई पैरेलल टू या along the axis of rotation। ठीक है, ये दो केस हो गए, यहाँ से नॉन सिमेट्रिक के लिए और ऊपर सिमेट्रिक बॉडीज़ के लिए। ठीक है, ये आपने अगर ये समझ लिया है और इसका रीज़न समझ लिया है तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत आसान हो गया है। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आते हों तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को अवश्य शेयर कीजिए, जिससे कि उन्हें भी लाभ मिल सके, और उनसे भी कहिए कि वो सब्सक्राइब करें, जिससे कि उन्हें भी लेटेस्ट लेक्चर मिलते रहें। ठीक है, मैंने बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही शॉर्टकट में ये आपको 7.12 टॉपिक बताया है। ठीक है, अब हमारे पास जो रिलेशन था LZ इज इक्वल टू सिग्मा LIZ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं DLZ अपॉन DT, जो कि मैंने सबसे पहले लिखा था, इज इक्वल टू D अपॉन DT I ओमेगा के। बट हमें पता है कि DL अपॉन DT इज इक्वल टू टाउ होता है। सो DL परपेंडिकुलर, हमें पता है DL परपेंडिकुलर कंपोनेंट वो होता है 0 के बराबर। ये हमने पहले अपनी एक्सप्लेनेशन में बताया है कि ये 0 होता है। दैट्स वाई वी विल हैव ओनली DLZ अपॉन DT इज इक्वल टू टाउ इन डायरेक्शन K। ठीक, इट मीन्स द component of angular momentum perpendicular to axis is constant। ठीक है, और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, और DI ओमेगा अपॉन DT इज इक्वल टू टाउ, बिकॉज L परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 0। ठीक, इफ I डज नॉट चेंज विद टाइम, अगर I मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया डज नॉट चेंज with time, then उस केस में क्या होगा, DI ओमेगा अपॉन DT विल बी इक्वल टू I D ओमेगा अपॉन DT इज इक्वल टू I अल्फा, और ये किसके बराबर है, टाउ के बराबर। ठीक है, ये कहाँ से आया है, ये हमारा इस वाली इक्वेशन से आया है। ठीक, तो ये इज इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये D ओमेगा अपॉन DT होता है एंगुलर एक्सेलरेशन के बराबर,
और ये किसके बराबर होता है फुल क्वांटिटी, वो टोटल टॉर्क के बराबर होता है। ठीक है, ये था हमारा अब आज का चैप्टर। ये मैंने बहुत ही आसान भाषा में बहुत ही शॉर्टकट तरीके में बताया, ये आपको बहुत आगे तक बेनिफिट देगा। अब है टॉपिक लास्ट टॉपिक 7.12.1 दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, वी नो d(I)ω अपॉन dt इज इक्वल टू क्या होता है टाउ के। अगर टाउ 0 हो जाए तो इट मीन्स, इसका मतलब ये है, इट मीन्स I⍵ इज इक्वल टू LZ, ये हमें पता है, अभी यहीं पे देखा है हमने, इज इक्वल टू LZ। ये किसके बराबर हो जाएगा, कांस्टेंट के बराबर, कांस्टेंट है। और फॉर सिमेट्रिक बॉडीज ये चीज़ अगर हमें मिल जाए, LZ इज इक्वल टू ये, LZ इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये किसके बराबर होता है सिमेट्रिक बॉडीज़ के लिए, ये L के बराबर होता है LZ। ठीक है, दैट इज L इज इक्वल टू I⍵ इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, इट मीन्स फॉर ए फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन इट गिव्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन। और ये चीज़ हमने पहले भी देख रखी है 7.7.2 टॉपिक में, बिकॉज दिस वी हैव ऑलरेडी गॉट प्रीवियसली इन in section 7.7.2 दैट इज L इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा है, जैसे कि हम इसे डेली लाइफ में देखते भी हैं, डेली लाइफ में हम इसे देखते भी हैं। जैसे कि इसका 1-2 एग्जाम्पल है, वैसे आप अगर बुक से पढ़ेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि आप किसी घूमने वाली कुर्सी पे बैठे हैं, जो स्टाइलिश जो होती है, जिसमें पैर रखने की जगह नहीं होती और ऊंची सी होती है, अगर उस पर आप बैठे हैं, डेली लाइफ यूज़ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वो है ये यूज़। क्या है, आप एक घूमने वाली कुर्सी पे बैठे हैं जिसमें काफ़ी ऊंचाई पर होती हैं, और वो आपने बगल में हाथ डाल रखे हैं और आप उसे घुमा देते हैं। अगर आप घुमा देते हैं और घूमती हुई कुर्सी पे अगर आप अपने हाथ फैला दें, तो उस केस में आपकी जो एंगुलर स्पीड है ओमेगा वो कम हो जाएगी, दैट विल डिक्रीज। ठीक है, और जब तो ये एंगुलर आप अगर हाथ फैला देंगे तो स्पीड कम हो जाएगी, और अपने हाथ अगर बगल में दबा लें तो आपकी एंगुलर स्पीड बढ़ जाएगी, एंगुलर स्पीड इंक्रीजेस। ठीक है, तो जब आपने हाथ फैलाए तो इसका मतलब ये हुआ, जब आपने हाथ फैलाए, हाथ स्ट्रेच कर दिया आपने, स्ट्रेच हाथ फैला दिया और कुर्सी घूम रही है, तो ओमेगा कम हो जाएगा और आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज और ये डिक्रीज। अब दूसरा केस लीजिए, अगर आप कुर्सी पे ही घूम रहे हैं और आपने हाथ बगल में घुसा लिए हैं, तो उस केस में आपका ओमेगा बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो जाएगा, तो दोनों केसों में इसकी मल्टीप्लिकेशन विल बी इक्वल टू दिस मच, यानी कि एक चीज़ बढ़ेगी एक चीज़ घटेगी। अगर ये इस केस में इंक्रीज़ हुआ है तो इस केस में डिक्रीज़ हुआ है, ये इस केस में इंक्रीज़ हुआ है तो इस केस में डिक्रीज़ हुआ है, यानी कि दोनों की मल्टीप्लिकेशन सेम रहेगी। और यही चीज़ आपको देता है I⍵ की वैल्यू कांस्टेंट, और कांस्टेंट देता है, इसका मतलब कंजर्वेशन हमारा लॉ जो है यहाँ पर फिट बैठ जाता है। और दूसरे एग्जाम्पल भी हैं, जैसे कि सर्कस में लड़की जो अक्सर आपने देखा हुआ, वो हाथ फैला कर अपने आप को बैलेंस करती है,
और आपके स्केटर्स हैं और आपके डांसर्स हैं, वो इस तरीके से अपने आप को बैलेंस करते हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस टाइम।